नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम चर्चा करना चाहेंगे सर्वप्रथम न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में कोरोना की। तो कोरोना का हाल इस प्रकार से दोस्तों देश में जो है चिंताजनक हो चला है कि हम आज करीब आपको 10 राज्यों की स्थितियां बताएंगे दोस्तों, जिनमें सक्रिय मरीज तेजी के साथ बढ़े और महाराष्ट्र में तो 1 लाख क्रॉस हो चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कौन से राज्यों में कितने सक्रिय मरीज कोरोना के बढ़े हैं और हमें कितनी चिंता करने की आवश्यकता है दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करें तो महाराष्ट्र में ये संख्या 1 लाख क्रॉस हो चुकी है दोस्तों, और देश में इसकी हिस्सेदारी 54% है महाराष्ट्र की, अकेले महाराष्ट्र की। मतलब आधे से कहीं ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं देश में। तो दोस्तों केरल में अगर देखें ये तो 39,233 की संख्या ये बैठती है दोस्तों सक्रिय मरीजों की। और इसके बाद में पंजाब का नंबर आता है दोस्तों 8,020 लोग पंजाब में सक्रिय मरीज कोरोना के हैं, और कर्नाटक में 6,815 है, और तमिलनाडु में 4,018 है। वहीं मध्य प्रदेश में 3,638 का आंकड़ा है, और गुजरात में देखें तो 3,212 लोग सक्रिय मरीज कोरोना के हैं दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में देखें तो 3,155 लोग हैं दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा देखें तो 2,919 है, और हरियाणा में देखें तो 2,083 लोग हैं दोस्तों। और इसमें राजस्थान का नंबर नहीं है क्योंकि राजस्थान में अभी 2,000 से कम है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो सक्रिय मरीजों का आंकड़ा है इन राज्यों का, ये डराने वाला है, ये चिंताजनक है। और देश के अंदर इसका अगर अनुपात देखें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा 54% महाराष्ट्र से है, अर्थात देश के अंदर जितने कोरोना के मरीज हैं उनसे आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र में अकेले में है। और इसके बाद में अगर देखें तो केरल में 21% है, देश का कुल 21% कोरोना के सक्रिय मरीज केरल से है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने आपको राज्यों की स्थिति बताई है, और अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किस गति से चल रहा है। अगर भारत में ये रफ्तार देखें तो दोस्तों 2,30,00,000 की संख्या को भारत ने पार कर लिया है, और चौथे नंबर पर विश्व में भारत इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में पहुंच चुका है। और दोस्तों इनमें 2,30,00,000 जो वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, इनमें किन किन लोगों को कितना लगा है दोस्तों, इसमें अगर देखें तो हेल्थ वर्कर के सबसे ज़्यादा नंबर है इसमें। तो हेल्थ वर्कर को 1,08,00,000 हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिक्र करें तो दोस्तों 71,20,000 का ये आंकड़ा बैठता है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है। और अगर 45 वर्ष से ऊपर गंभीर बीमार के जो सेकंड कोरोना के जो शिफ्ट चल रही है उनमें उनको शामिल किया गया है, उनका नंबर ले तो दोस्तों 7 लाख लोगों को 45 वर्ष से ऊपर वालों को भी कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। और अगर 60 वर्ष से ऊपर वालों को ले दोस्तों तो 43,70,000 के करीब बुजुर्ग जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनको कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, और कुल आंकड़ा ये 2,30,00,000 का बैठता है। इनमें अगर प्रथम डोज की बात करें दोस्तों तो 1,89,00,000 लोगों को प्रथम डोज कोरोना की वैक्सीन की लग चुकी है, और अगर दोनों ही डोज लगने की बात करें तो 41 लाख लोगों को दोनों ही कोरोना की डोज जो है लग चुकी है। और देश में अगर कोरोना का ग्राफ देखें दोस्तों तो 1,12,45,423 सक्रिय मरीज भारत में कोरोना के कुल संक्रमित लोग थे, जिनमें ठीक हो गए 1,08,1,98,122 ये ठीक हो चुके हैं दोस्तों। और अगर रिकवरी रेट देखें तो 96.91% है, बहुत अच्छा है। आज भी विश्व में रिकवरी रेट भारत का अच्छा चल रहा है। और कुल मौत देखें तो दोस्तों 1,57,977 लोगों की कोरोना से भारत में मौत हो चुकी है। और नए अगर संक्रमित देखें तो दोस्तों जो पिछले दिनों से लगातार 18,000 से ऊपर मामले आ रहे थे उनमें कुछ कमी आई है, और सरकार ने जिस प्रकार से राज्यों में अपनी टीमें भेजी है, कंट्रोल किया है, और प्रत्येक स्टेटों ने इस पर काम शुरू किया है, तो उससे मामलों में कुछ नियंत्रण आया है दोस्तों। और कल जो मामले आए थे वो मात्र 15,353 मामले नए आए, अर्थात 2-3 हज़ार की कमी आई है। ये हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों। और ठीक होने वालों की रफ्तार अगर भारत में कल देखें तो दोस्तों ये रफ्तार 16,600 से कहीं ऊपर रही, अर्थात नए मामले आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोग ठीक होकर गए हैं। लेकिन
76 लोगों की कोरोना से कल मौत भी हुई है। ये भी हमारे लिए चिंता और दुख की बात है दोस्तों। अब अगर कोरोना का जिक्र करें, पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन किस रफ्तार से लग रही है और कौन से देश ने कितने लोगों को वैक्सीन लगा ली है, इस क्रम में अगर देखें तो दोस्तों पूरी दुनिया में अब तक 30 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। और ये अगर दुनिया का प्रतिशत देखें कितना प्रतिशत है, तो ये मात्र पूरी दुनिया का 3.9% मात्र है दोस्तों, 30 करोड़। तो 30 करोड़ लोगों को जो है कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन किस देश में लगी है, तो इसमें 9 करोड़ 35 लाख लोगों को अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है दोस्तों। 9 करोड़ की आबादी कोरोना वैक्सीन ले चुकी है अमेरिका की। और ये अमेरिका की आबादी का कुल प्रतिशत देखें दोस्तों तो 27.3 बैठता है, अर्थात 27.3% लोगों ने कोरोना की वैक्सीन अमेरिका में लगा ली। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। और अगर इसके बाद में देखें तो चीन का नंबर आता है दोस्तों, 5 करोड़ 25 लाख 73,800 लोगों ने चाइना में कोरोना वैक्सीन ले ली है कोरोना की। और ये अगर चाइना का देखें कुल कितना परसेंट है दोस्तों, ये मात्र 3.6% चाइना की जनसंख्या अनुपात का है। तो इसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो ये रफ्तार ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा है। और ब्रिटेन में अगर देखें तो ये 2 करोड़ 35 लाख 19,898 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। और इन 2 करोड़ 35 लाख में अगर ये देखें कि ब्रिटेन में ये कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ये 35.2% है। तो ये संख्या भी बहुत बड़ी है, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या ये मैं मानता हूँ। इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या इजराइल की आएगी, क्योंकि इजराइल की जनसंख्या ही 91 लाख है। और दोस्तों वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है। इसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, कहाँ हुआ है, तो वो भारत में हुआ है दोस्तों। और भारत में ये 2 करोड़ 30 लाख, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, 2 करोड़ 30 लाख से ये आंकड़ा पार जा चुका है। 2 करोड़ 30 लाख 8,773 लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। जो कुल आबादी का देखें प्रतिशत दोस्तों, तो ये मात्र 1.6% है। भारत अब निकल कर 1% में आया है, वरना 0 कुछ में ही चल रहा था दोस्तों। तो इसके बाद देखें तो ब्राज़ील का नंबर आता है दोस्तों, और 1 करोड़ 83 लाख लोगों ने ब्राज़ील में कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। और ये ब्राज़ील की आबादी का 5.1% है। इसके बाद तुर्की का नंबर आता है दोस्तों। तुर्की में 99,17,000 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, और ये 11.8% है तुर्की का। और इसके बाद अगर नंबर देखें तो इजराइल का नंबर आता है दोस्तों। इजराइल की कुल आबादी 90 लाख है, माफ़ कीजिएगा। और 90 लाख में 87,49,000 लोगों ने अब तक कोरोना की वैक्सीन ले ली है, अर्थात ये 101%, ये 100% ही ये इजराइल का हो गया दोस्तों। बहुत बड़ी संख्या में इजराइल में वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है। और निस्संदेह सबसे ज़्यादा स्पीड, तेज़ गति में कार्य करने का जो कारनामा किया है वो इजराइल ने किया है। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है दोस्तों। जर्मनी में 73,26,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन ले ली है, जो कि कुल आबादी का जर्मनी का 8.7% है। और इसके बाद में रूस का नंबर आता है, और रूस में भी 66 लाख और 65,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है दोस्तों। और ये जो है रूस की आबादी का कुल 4.6% है। तो इस प्रकार से कोरोना के बारे में हमने विस्तार से आपको समाचार बताए दोस्तों। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों आने वाली भारत और इंग्लैंड की श्रृंखला के बीच में, जो क्रिकेट की श्रृंखला हो रही है, ये T20 मैचों की श्रृंखला होने जा रही है दोस्तों। और ये 5 मैचों की T20 श्रृंखला होगी, जो 12 मार्च से प्रारंभ होगी। और अब तक अगर इंग्लैंड का और देखें T20 का, तो दोस्तों 14 मैच भारत और इंग्लैंड ने खेले हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते और 7 ही इंग्लैंड ने जीती है। तो बराबरी का मुकाबला है, देखते हैं T20 में कौन किससे बाजी मारता है दोस्तों। लेकिन इसमें देखें तो सट्टा सबसे ज़्यादा, क्रिकेट सट्टा सबसे ज़्यादा लगता है दोस्तों, ये एक इसमें लॉस पॉइंट वाली बात है। और इसके बाद में अगर खट्टर का देखें दोस्तों, तो कुल मिला के हरियाणा सरकार में किस प्रकार से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी कांग्रेस, और अचानक से हरियाणा में जो है संकट उभर कर आया था हरियाणा सरकार में। तो आज जो है खट्टर
मुख्यमंत्री खट्टर साहब को जो है बहुमत साबित करना था। और बहुमत साबित करने से पहले जिस प्रकार से खट्टर साहब का भाषण हुआ और उन्होंने कांग्रेस को लपेटे में लिया और कहा कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव तो आपको हर 6 महीने में लेके आना चाहिए और ये तो विपक्ष का काम है। और कम से कम अगर विपक्ष, ये खट्टर साहब का कहना है, हमारा नहीं कहना है, कि कम से कम अगर कांग्रेस जो है एक भी अच्छे कामों का आप अगर हमें बधाई दे और हमारी तारीफ करे तो हमें आत्मिक खुशी होगी। इस प्रकार से खट्टर का संबोधन चल रहा है। तो अब स्थिति अगर देखें तो दोस्तों 90 सदस्यीय विधानसभा में 40 जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं और 10 जेजेपी के हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जेजेपी के। तो दोस्तों चौटाला इस प्रकार से 50 से ऊपर सदस्य, 54 सदस्यों का भाजपा को समर्थन प्राप्त है, जिनमें तो 4 निर्दलीय भी हैं। और अगर और स्थिति देखें तो कांग्रेस के इसमें 31 सदस्य हैं और 7 निर्दलीयों के साथ 2 अन्य भी हैं। इस प्रकार से 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा मजबूत स्थिति में है। और इसके बाद में चर्चा करें तो दोस्तों किस प्रकार से उत्तराखंड में कल अचानक जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो अचानक राजभवन पहुंच गए थे और राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और अचानक जो है उत्तराखंड में सरकार के ऊपर गंभीर संकट छा गया था। और इसकी चर्चा जो है पूरे देश के अंदर दोस्तों इस प्रकार से हुई कि अचानक यहाँ 5 राज्यों के चुनाव है भारत के अंदर और किस प्रकार से भाजपा की सरकार जो है उत्तराखंड में अस्थिर हुई है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न 4 साल के लगभग हो गए दोस्तों सरकार को बने हुए और अगले साल 2022 में उत्तराखंड में चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिला के ये घटनाक्रम जो है वो भाजपा ने संभाले हैं। और भाजपा की आज दोस्तों सुबह सुबह 10 बजे जो है संसदीय दल की बैठक हुई थी और संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और सभी इसमें शामिल रहे थे और इसके ऊपर भी चर्चा की गई उत्तराखंड के संकट पर। और दोस्तों उस संकट से जो चीज़ निकल कर आई, एक नाम तय कर दिया गया भाजपा के आला नेताओं द्वारा और वो नाम है तीर्थ रावत। वो अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 4 बजे उन्होंने जो है विधानसभा में शपथ ले ली है। और तीर्थ रावत जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दोस्तों गढ़वाल से सांसद रहे लोकसभा के और ये वैसे भाजपा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं तीर्थ रावत। और तीर्थ रावत ने दोस्तों कहा बनते ही मुख्यमंत्री कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं और उत्तराखंड का सीएम बनूंगा और मुझे इतना सम्मान भाजपा देगी और मुझे इतना सम्मान देने के लिए मैं भाजपा के सभी आला नेताओं का जो है शुक्रगुजार हूं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद मान सम्मान दिया गया। तो दोस्तों इसके अलावा हम चर्चा करना चाहेंगे तमिलनाडु के चुनाव में जिस प्रकार से कमल हासन की पार्टी थी दोस्तों, उन्होंने 154 सीटों पर प्रत्याशी जो है वो जारी कर दी है। प्रत्याशियों की लिस्ट है चुनाव लड़ने वालों की और 154 सीटों पर जो है कमल हासन की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से नंदीग्राम से आज नामांकन दाखिल किया और ज़बरदस्त भीड़ के साथ काफिले के साथ जो है नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। और दोस्तों एक और घटनाक्रम आज नंदीग्राम में देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा की टिकट से ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रही है और ये देश की सबसे बड़ी हॉट सीट दोस्तों मानी जा रही है। और आज शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो जो है वहाँ नंदीग्राम में किया और ज़बरदस्त लाखों की संख्या में यहाँ शुभेंदु अधिकारी की रैली में भी भीड़ देखी गई। तो इस प्रकार से ये मुकाबला जो है दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला बताया जा रहा है दोस्तों। और इस मुकाबले के ऊपर पूरे देश की नज़रें टिकी है, जिसका मतलब ये है कि ये मुकाबला जो है आज तक का सबसे बड़ा महा मुकाबला है और इसके ऊपर ये सबसे बड़ी देश की हॉट सीट बनने जा रही है, इसमें कतई संदेह नहीं है। और पश्चिम बंगाल ही नहीं, ये पूरे देश की हॉट सीट होगी और इसकी नज़रें इसलिए भी इसके ऊपर टिकी हुई है दोस्तों
क्योंकि ममता बनर्जी है वो अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर पहली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है और नंदीग्राम एक मात्र सीट से चुनाव लड़ रही है। और अगर ममता बनर्जी यहाँ शुभेंदु अधिकारी के सामने हारती है तो उनकी कितनी किरकिरी होती है, कितनी उनको जो है वो जलालत पूरे देश में झेलनी पड़ सकती है दोस्तों। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लीडर है तृणमूल कांग्रेस की और मात्र एक सीट से चुनाव लड़ रही है। कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास होगा ममता बनर्जी में, ये देखते ही बनता है। संभवतः हो सकता है ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव जीत जाए और शुभेंदु अधिकारी हार जाए, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत बड़ी लीडर है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी लगातार यहाँ से जो है मेहनत कर रहे हैं और इस सीट पर उनका विशेष लगाव रहा है। और ममता बनर्जी के साथ रहते हुए भी शुभेंदु अधिकारी ने जिन क्षेत्र की कमान संभाली थी वो क्षेत्र भी ये नंदीग्राम क्षेत्र ही है दोस्तों। और नंदीग्राम क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है शुभेंदु अधिकारी के नियंत्रण में माना जाता है। तो इस प्रकार से ये मुकाबला है बहुत रोचक और दिलचस्प होगा। हमारी भी नज़रें देश के इस प्रमुख चुनावों पर टिकी रहेगी दोस्तों। हम भी आपको बताते रहेंगे और इसका विश्लेषण भी हम आपको पूरे देश में बताएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से चुनावी अपडेट कार्यक्रम में आज हमने आपको देश दुनिया की जो है खबरें बताई दोस्तों। आज भादरा आसपास की खबरों का जिक्र करें तो हमारे भादरा क्षेत्र का आज हम जिक्र करना चाहेंगे स्पेशल एक न्यूज़ के लिए। आज भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने एक हल्ला बोल कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के विरुद्ध प्रारंभ किया है दोस्तों। आज 10 तारीख का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और पहले ही संजीव बेनीवाल ने जो है 10 मार्च को इस कार्यक्रम के लिए घोषणा कर रखी थी और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज कार्यकर्ता जो है संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में आज इकट्ठे हुए। और हनुमानगढ़ से भी डॉक्टर राम प्रताप जो है पूर्व सिंचाई मंत्री यहाँ भादरा पहुँचे थे और पूर्व सांसद जो है चूरू जिले के राम सिंह जी कस्बा भी यहाँ पहुँचे दोस्तों। और भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है बलवीर जी बिश्नोई वो भी यहाँ पहुँचे और कैलाश मंत्री जो दोस्तों अनुसूचित जाति के जो मंत्री है भाजपा के संगठन में दोस्तों वो भी यहाँ पहुँचे थे। और मात्र उन्होंने 10-15 मिनट ही समय दिया, उनको कहीं दिल्ली जाना था इसलिए वो संबोधन करते ही निकल गए थे। तो इस प्रकार से इनका संबोधन हुआ और दोस्तों मेन रूप से जिस प्रकार का संबोधन आज किया गया और यहाँ कॉमरेड बलवान पूनिया के खिलाफ जो है सभी नेताओं ने जो मोर्चा खोला, तो ये देखने वाली बात थी दोस्तों किस प्रकार से जो है कॉमरेड बलवान पूनिया का विरोध उभर कर आया है। और क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो भाजपा लेकर चल रही है वो पानी की किल्लत जो इस समय हो रही है दोस्तों उसको लेकर है। ऐसा नहीं है कि खेतों में सिंचाई पानी को लेकर ही ये सारा हल्ला बोल का कार्यक्रम किया गया है। पेयजल की भारी किल्लत दोस्तों दर्जनों भादरा के गांवों में देखने में आ रही है। गर्मी की शुरुआत है अभी और शुरुआती समय में ही इस प्रकार से भादरा के जो ग्रामीण अंचल है वो पानी के लिए किस प्रकार से त्राई त्राई करने लगे हैं। और इसके ऊपर ही सभी वक्ताओं का प्रमुख रूप से आज ये संबोधन रहा। हमारा अलग से 4 पार्टों में ये वीडियो है दोस्तों इसका बनाया हुआ और वो कवरेज आप ज़रूर देखिएगा। अलग अलग 4 पार्टों में जो है हमने पूरी कवरेज को जो है समेटा है और सारी कवरेज जो है हम साफ संदेश के माध्यम से आपको दिखाएंगे और चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रूप में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है संजीव बेनीवाल ने वहाँ रैली जैसे ही संपन्न की। 11 बजे का समय था दोस्तों, 1 घंटा देरी से रैली है जो प्रारंभ हुई थी और 12 बजे से चलकर 3:30 बजे तक रैली जो है चलती रही दोस्तों। और 3:30 बजे जो है वो BDS संस्थान के सामने से वहाँ से जिस प्रकार से रैली के रूप में, जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए राजस्थान सरकार के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के साथ जो है उनके कार्यकर्ता पूरे मुख्य बाजारों से मेन रोड होते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और महामहिम राज्यपाल के नाम जो है जो SDM को ज्ञापन सौंपा गया। और दोस्तों ज्ञापन के अंदर बिजली के बढ़े हुए दाम और जिस प्रकार से स्थायी शुल्क और तरह तरह के शुल्क लगाकर बिजली के बिलों को भारी भरकम बना दिया गया है दोस्तों। ये बड़ी भारी समस्या है जो भादरा में पिछले दिनों से देखी जा रही है और उन सब समस्याओं को लेकर संजीव बेनीवाल ने आज जो है हल्ला बोल कार्यक्रम किया है और इसके अंदर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा रैली के अंदर।
बड़ी संख्या में लोग आए। तो दोस्तों इस प्रकार से न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में भादरा की और देश दुनिया की, राज्यों की आपने खबरें सुनी, और साफ संदेश के माध्यम से लगातार हम आपको जो है 7 बजे के कार्यक्रम में इस प्रकार की न्यूज़ खबरें जो है पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो हम 7 बजे का आप जो है हमारा कार्यक्रम रोज़ न्यूज़ अपडेट का देखते रहिएगा। और आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। कल ठीक 7 बजे हम आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक, साफ संदेश से नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।